सुनिए हमारी बात। देखो, ना उद्धव ठाकरे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजीत पवार, ना शिंदे, ना किसी कांग्रेस के नेता को इतना करीब आने देते आपको। हमारा आपका दिल का कनेक्शन है, और अखिलेश यादव भी आए तो इतना करीब आने नहीं देते। तो अभी हमारी बात सुनिए आप। ये छोटे बच्चों को ऊपर लो, छोटे बच्चों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जनाब अतीक साहब की बसीरत अफरोज किताब को सुना, और आज हमने एक अवामी मैनिफेस्टो का इजरा अमल में लाया, और हमने कहा कि 15 मुद्दों पर बात होगी। 15 जनवरी को शुरुआत होगी इंशाअल्लाह ताला। और 15 मुद्दे क्या है? साफ सुथरा गोवंडी, सफाई और साफ पीने का पानी, सड़कें, फुटपाथ को साफ रखना, अवामी सेहत और हेल्थ के मराकज को कायम करना, हंगामी और हिफाजती एम्बुलेंस की सर्विस, इमरजेंसी की सर्विस, टीका की लगाने की जिम्मेदारी, छठा सरसब्ज और साफ और आलूगी से पाक माहौल, 7वां बीएमसी स्कूलों में मियारी तालीम, 8वीं तलबा और नौजवानों के लिए ताउन, 9वां हुनरमंदी के तरक्की और रोजगार के मौके, 10वां मुंशियात से पाक यानी ड्रग्स से पाक गोवंडी, 11 रिहायशी और झुग्गी बस्तियों का तहफ़्फ़ुज़, 12 मालूमात, रहनुमाई और सेहत बेदारी मरकज, 13 खवातीन की हिफाजत, 14 समाज कल्याण केंद्र, SKK और अवामी फलाही मराकिज के गैर जरूरी चार्जेस पर कंट्रोल, 15 ईमानदारी, तरस पर हुक्मरानी और अवामी शिरकत। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? क्या आप मजलिस के इस मैनिफेस्टो को मंजूर करते हैं, जिसमें अतीक साहब की क़ियादत में कहा गया कि 15 मुद्दों पर बात होगी? तो क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? क्या 15 जनवरी को शुरुआत होगी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने के लिए भी आया हूँ कि देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है, क्या उसको खत्म करना चाहिए? नहीं खत्म करना चाहिए। देवनार में जो डंपिंग ग्राउंड है वो खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जितने लोग खत्म होना चाहते हैं मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। अब आप जनाब सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोगों से आपको पूछना पड़ेगा कि 20 साल में आपने देवनार के डंपिंग ग्राउंड को खत्म क्यों नहीं किया? और इस डंपिंग ग्राउंड की वजह से यहाँ की जनता और आवाम में उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों की जिंदगियां मुतासिर हो रही है, बुजुर्गों का जीना महाल हो चुका है। क्या आप चाहते कि SMS, एनवोकेनास, बायोमेडिकल का वेस्ट पोल्यूशन का यहाँ पर डंपिंग खत्म हो? जानवरों को जलाकर, इंसानी जिस्म को जलाकर लाकर यहाँ पर फेंका जा रहा है इस इलाके में। आप देख चुके हैं कि इतने बरसों से आपने समाजवादी पार्टी को कामयाब किया, उनके कॉर्पोरेटर्स को, अराकीन बल्दिया को कामयाब किया, उन्होंने इस मसले का हल तलाश नहीं किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप मजलिस के कॉर्पोरेटर्स को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला ये डंपिंग ग्राउंड बंद होगा। कोई गाड़ी आकर कचरा नहीं फेंकेगी, मजलिस का कॉर्पोरेटर जीतेगा। अगर कचरा लेकर देवनार में आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुंबई की सड़कों पर कचरा को डालेंगे, फडणवीस के घर के सामने जाकर डालेंगे।
ये आपको बताना पड़ेगा 15 तारीख के दिन। अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में जाकर गरीबों पर बोझ बन जाता है। 15 तारीख के दिन मजलिस के कॉरपोरेटर्स को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला अस्पताल बनेगा। अब सेहत खराब होगी तो फडणवीस की और अबू आसिम की सेहत खराब होगी इंशाअल्लाह ताला। जिस्मानी नहीं, सियासी सेहत खराब हो। रुक जाओ, बच्चे को ले लो, बच्चे को ले लो। हाँ ले लो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए आपको 15 तारीख को डालना है इंशाअल्लाह ताला। चौथी बात, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं। अभी सुनो, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। और हमारे भाई बता रहे थे कि वार्ड नंबर 135 में बैगनवाड़ी में जाना पड़ता है, शिवाजी नगर जाना पड़ता है बच्चों को। एक भी बीएमसी का स्कूल वार्ड नंबर 135 में नहीं है और महाना 900 रुपये खर्च करना पड़ता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप वार्ड नंबर 135 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट स्कूल खुलाया जाएगा। जो काम समाजवादी पार्टी ने नहीं किया वो काम सही तरीके से सही राह पर ले जाने का काम अतीक की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे भाई, पानी की सप्लाई बराबर नहीं आती है और आप देखते हैं कि गोवंडी, शिवाजी नगर, मनखुर्द में बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस के कॉरपोरेटर कामयाब होंगे तो पानी की सप्लाई भी सही होगी और बारिश में पानी जो जमा हो जाता है उसके निकासी का इंतजाम किया जाएगा। रोड नहीं है, ट्रैफिक की वजह से गोवंडी, बैगनवाड़ी, शिवाजी नगर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। जिस तरह इन्होंने आपको तकालीफ दी है, अगर आप 15 तारीख को निकलकर बटन के निशान पर बटन दबाकर पोलिंग बूथ पर जाकर ट्रैफिक जाम कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस यहाँ की मसाइल को हल करेगी। समाजवादी के कॉरपोरेटर्स को आपने मौका दिया मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। और जनाब अबू आसिम ये कहती है कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे ना भारत को कमजोर होने देंगे और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे,
जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोवंडी से अगर ड्रग्स का खात्मा करना है तो 15 तारीख को पठानकोट देना है। अगर गोवंडी, शिवाजी नगर, मानखुर्द के घरों को बचाना है स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर, तो बटन के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का पैगाम क्या है? सुन लो, रुक जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मजलिस का पैगाम क्या है? मजलिस का पैगाम इनफरादियत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाई कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में आपके दुआ और वोटों से, जमीनी सतह से आपका लीडर पैदा हो जाए। ये काम में आपको ताउन करना है मेरे भाई। लीडरशिप को बनाना है जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम किया और कहा 30 साल बेमिसाल, कहा था 30 साल बेमिसाल कहा था। अब मेरा जवाब अबू आसिम साहब आपके लिए है कि 20 साल गोवंडी बेहाल, जुर्म की रात लंबी, गुर्बत, तंगी और कचरे के पहाड़, ये अबू आसिम का कमाल। 20-30 साल बेमिसाल। कभी भाई सुनिए, कभी चलकर फिरते भी आप, कभी आंख से देखते यहाँ की बदहाली को, कभी तुमने देवनार के डंपिंग ग्राउंड के बारे में बात की, कभी ड्रग्स के मसले पर तुमने देखा कि कैसे हल किया जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर मजलिस के इन तमाम 8 उम्मीदवारों की तकारीर को सुन रहा था। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि बहुत लंबे अरसे के बाद मैंने ऐसे काबिल उम्मीदवारों को देखा है। आपसे गुजारिश है, दरमंदाना अपील है कि आप इन 8 उम्मीदवारों को बटन के निशान पर बटन दबाकर इस विधानसभा आपके वार्ड की तरक्की के लिए आपको कामयाब और कामरान करना है। और आप जानते हैं मेरे भाई कि देवेंद्र फडणवीस बार बार बोलते हैं ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। मुंबई पब्लिक स्कूल से नटवर पार्क कंपाउंड में 2 साल लग गए रोड को बनाने के लिए। अरे फडणवीस साहब, ये कौन सा तुम्हारा ट्रिपल इंजन की सरकार है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल है और इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीदवार आपके काम करवाएंगे और हम इनके पीछे रहकर इनको पूरा इनके ऊपर नजर रखेंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी इन रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। अब गोवंडी के मानखुर्द शिवाजी नगर के हर घर में पतंग पहुंच चुकी है। हर घर में मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है।
मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए आपने 20 साल उसको वोट दिया। बताओ 20 साल में ये बर्बादी कर दी गई है आपके इलाकों में। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब और कामरान करिए। और दूसरी बात ये है कि अभी हम सुन रहे हैं, मेरे भाई, भाई सुनो, रुक जाओ थोड़ी देर, आई लव यू। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की। मगर ये तो बताओ मोदी जी, अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी? सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद ऊना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और हम पूरे बीजेपी वाले आज टीवी पर बाजा बजा रहे, हमने एक प्लेयर को वापस कर दिया। अरे सुनो, तुम क्या सबको बेवकूफ बनाना चाहते हो? सुनो, एक क्रिकेट प्लेयर को निकाल दिया, पूरे बीजेपी वाले बोल रहे ये हमारे इत्तेहाद की कामयाबी हुई है। अब सुनो भारत की जनता, खास तौर से भारत और महाराष्ट्र के हमारे हिंदू भाई बहनों से कह रहा हूं, तुम एक क्रिकेट प्लेयर के कैंसलेशन पर तुम मिठाई बांट रहे हो तो नरेंद्र मोदी से पूछो, इस साल मोदी ने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए दिए नहीं दिए? बताओ मेरे को। 120 करोड़ रुपए, 120 करोड़ ग्रांट और एक में दिए। 1160 मेगावाट की एनर्जी भारत से बांग्लादेश को जाती है। और सुनो हमारे हिंदू भाई बहनों, मोदी ने 10 साल में बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। और वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है। और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का, $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से।
मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के बाद टीवी चैनल के लोग मसरूफ हो जाएंगे। ओवैसी का एक और भड़काऊ भाषण। अरे जालिमों सुनो, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। और सुनो नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और अखिलेश यादव, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम क्या अबू आसिम साहब की तरह मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आएंगे समाजवादी के लोग, उत्तर प्रदेश से भी आएंगे और आकर सिर्फ एक ही का नाम लेंगे। दूल्हे भाई आकर ये बोलकर गए थे। तो इनको पूछो, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ से कोई एमपी आएगा तो एमपी से पूछो, जब भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस हो रही थी तो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के संविधान का हवाला देकर कहा था? मैंने कहा था कि भारत का जो आईन है, प्रियम्बल है, वो शुरू होता वी द पीपल के नाम से, भारत माता के नाम से शुरू नहीं होता। वो किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि भारत का जो संविधान का आईन का प्रियम्बल है वो क्या कहता है? जिस वक्त संविधान को अपना रहे थे 24 जनवरी 1950 को,
तो क्या कहा था? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप कहा था हमने। और ये समाजवादी पार्टी के जितने एमपी खड़े होकर कह रहे थे, मैंने खड़े होकर कहा हम इस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान करते और करते रहेंगे। मगर हमने कहा कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हम अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करते। मेरी माँ खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो जमीन और आसमान का खालिक है। मेरी बात का यकीन मत करो, उठाकर सुन लो यूट्यूब पर जितने समाजवादी पार्टी के एमपी तकरीर किए। मैंने कहा था इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तुमने क्या कहा था बताओ? भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। ये समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जितना बेड़ा गर्क किया है मुस्लिम अक़लियत का, जितना इसमें बराबर का हाथ कांग्रेस का, शिवसेना का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, बीजेपी का है, उतना भी हिस्सा समाजवादी पार्टी का भी है। याद रखो आप, ये तमाम नहीं चाहते कि तुम्हारे दिल में जो तकलीफ है तुम्हारी जबान पर आ जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे जो ख्वाब है उसको पूरा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको साथ लाकर खड़ा किया जाए। ये कभी नहीं चाहते कि तुमको लीडर बनाया जाए। मजलिस का पैगाम ये है कि तुम साथ भी खड़े हो गए, तुम आंख में आंख डालकर जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ोगे, तो क्या आप मजलिस को देंगे 15 तारीख को? 15 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबेगा तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपने अपने सेलफोन की लाइट खोलकर पूरे जितने लोग हैं जो दीवारों पर खड़े हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो बिल्डिंग पर भी खड़े हैं, बता दो मोदी को, फडणवीस को, अखिलेश यादव को कि 15 तारीख के दिन सिर्फ पठान 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 हो गए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।